ऑल राइट, आप सभी को नमस्कार। तो आज की जो वीडियो है इसमें सिर्फ़ और सिर्फ हिंदी मीडियम वालों के लिए है। हम इसमें सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो इंग्लिश मीडियम वाले जो भी हैं, कृपया करके अपना कीमती समय ख़राब व्यर्थ ना करें एंड जाके अपनी पढ़ाई करें। ओके, सो हिंदी मीडियम वालों के लिए क्या है, ठीक है। जो पेपर है साइकोलॉजी का ऑप्शनल मनोविज्ञान, ठीक है। तो उसका हम सिलेबस देखते हैं। सबसे पहले आप सभी को मालूम है कि मनोविज्ञान के 2 पेपर होते हैं, ठीक है। पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 में आपका होता है मनोविज्ञान के आधार, मीन्स बेसिक साइकोलॉजी। और पेपर 2 में होता है आपका मनोविज्ञान विषय और अनुप्रयोग, कि किस तरह हम मनोविज्ञान का इस्तेमाल आम जीवन में कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा प्रश्न पत्र 1, मनोविज्ञान के आधार। तो सबसे पहले हमसे क्या पूछते हैं, हमसे पूछते हैं परिचय, मनोविज्ञान की परिभाषा, मनोविज्ञान का ऐतिहासिक पूर्ववृत्त एवं 21वीं शताब्दी में प्रवृत्तियाँ। मतलब हमको यहाँ पे जो टॉपिक दिए हुए हैं, यहाँ पे जो दिया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ हमको उतना ही पढ़ना है, फालतू का ज्ञान हमको नहीं लेना है, ठीक है। तो जितना यहाँ दिया है सिर्फ उतना पढ़ें। 21वीं शताब्दी मतलब 2000 के बाद से आज 21 साल लगभग लगभग क्या क्या इसमें परिवर्तन हुए या मनोविज्ञान में क्या नया शोध हुआ, उनकी बात होगी। फिर आता है मनोविज्ञान एवं वैज्ञानिक पद्धति, मनोविज्ञान का अन्य सामाजिक और प्राकृतिक विज्ञानों से संबंध, सामाजिक समस्याओं में मनोविज्ञान का अनुप्रयोग। तो बड़ा ही सिंपल सा है कि मनोविज्ञान क्या है, कैसे है, क्यों आया, परिभाषा जो है 21वीं शताब्दी में क्या चल रहा है। तो परिचय में खाली इतना ही है। और इससे लगभग हर बार सवाल आता ही आता है कि साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन, है ना, उसमें अनुप्रयोग की जो बात होती है वो आता ही आता है। फिर है दूसरा मनोविज्ञान की पद्धति, ठीक है। अब मनोविज्ञान तो है लेकिन इसकी पद्धति क्या होती है उसके बारे में चर्चा की गई है। अनुसंधान के प्रकार, वर्णनात्मक, मूल्यांकनी, नैदानिक एवं पूर्वानुमानिक। मतलब कि हम इसको किस प्रकार से, जो भी टेस्ट होते हैं या फिर जो भी साइकोलॉजी मनोविज्ञान में जो मापदंड आंकने की जो क्षमता है, यहाँ पे उसकी बात हो रही है। मूल्यांकन के तौर पे हो सकती है, वर्णनात्मक हो सकती है, और इस तरह से, ठीक है। व्यक्ति अध्ययन, लोगों को पढ़ना, मतलब प्रत्येक व्यक्ति का अध्ययन। और प्रयोग, प्रयोगात्मक तथा अप्रयोगात्मक अभिकल्प की विशेषताएं, ठीक है। परीक्षण, सदृश अभिकल्प, केंद्रीय समूह चर्चा, विचारावेश, आधार, सिद्धांत, उपागम। तो मतलब इसमें जो मनोविज्ञान की पद्धति है जो हमको एनसीईआरटी में दी हुई है, काफ़ी अच्छे से तो नहीं दी हुई है लेकिन जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी तक हमने 2 देख लिया, परिचय एवं मनोविज्ञान की पद्धति। अब आगे चलते हैं। तीसरा है अनुसंधान प्रणालियाँ, ठीक है। तो इसमें जो परीक्षण होते हैं उनकी बात की गई है, या द्विमार्गी एनोवा जो है, कि जो 2 एक्सिस पे काम करता है, एक्स पे वाई पे, कि क्या कैसे होगा, इनके बीच सहसंबंध क्या है ना। और जो फैक्टर एनालिसिस है, फैक्टर विश्लेषण है, उसकी बात की गई है। और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके साइकोलॉजी के लिए, ठीक है। अब इसमें जो मुख्य चरण है, ये समस्या कथन है, प्राकल्पना है, निरूपण है, अनुसंधान, अभिकल्प है, प्रतिचयन है। तो ये सब तो आपको किताब से थोड़ा सा पढ़ना होगा, है ना, ठीक है। लेकिन ये जो 2 और 3 है ये किताबों में थोड़ा कम दिए हुए हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा नेट पे यहाँ वहाँ सर्च करना होगा और ढूंढना होगा, और हमारे वीडियो तो देखने होंगे, ठीक है। चलिए, अब आता है मानव व्यवहार का विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट की बात की गई है। एनसीईआरटी में चौथा चैप्टर है डेवलपमेंट वाला, कि मानव की वृद्धि एवं विकास किस तरह से होता है, सिद्धांत कौन कौन से हैं विकास के सिद्धांत, मानव व्यवहार को निर्धारित करने वाले आनुवंशिक मीन्स जेनेटिक एवं एनवायरमेंटल पर्यावरणीय कारकों की भूमिका। मतलब हम जो आज इंसान हैं, अच्छे बुरे जैसे भी हैं, उसमें हमारे जीन्स मीन्स आनुवंशिक क्या है, कि किसी का बाप अच्छा है, किसी का बाप खराब है, किसी के पिताजी अच्छे हैं, किसी के पिताजी खराब हैं, इस तरह की जो बातें होती हैं। या फिर पिताजी नहीं, या कह सकते हैं कि परिवार में जो भी पाला बड़ा, उनको बड़ा किया, उनकी बात हो रही है, ठीक है। बात को अन्यथा मत लीजिएगा, खाली एग्जाम्पल समझाने के लिए है, क्योंकि मोस्टली जो जीन्स है आनुवांशिक हैं,
आप सिर्फ अपने माता पिता से ही लेते हैं। ठीक है, ओके। फिर आगे चलते हैं हम, और इसमें पर्यावरण किस तरह से भूमिका निभाता है। अगर आप एक गरीब परिवार से हैं तो आपकी सोच का दायरा कुछ फ़र्क होगा, अगर आप मिडिल क्लास से हैं तो कुछ फ़र्क होगा, और अमीर क्लास से हैं तो कुछ फ़र्क होगा। देखिए, यहाँ पे इस बात को बिल्कुल भी अन्यथा लेने की ज़रूरत नहीं है। जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये दिखता है उसमें कि ये क्यों बातें बोली जा रही है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं समाजीकरण में सांस्कृतिक प्रभाव, कि हमारा जो समाज है इसमें संस्कृति का क्या प्रभाव है। ठीक है, जैसे अमेरिका और भारत में जो डिफरेंस है मेन कल्चरल है। सांस्कृतिक जो प्रभाव है वो काफ़ी डिपेंड करता है। अमेरिका में सबको अपनी अपनी पड़ी है, लेकिन भारत में हम सब मिल के चलते हैं। ठीक है, तो ये संस्कृति का प्रभाव है। अब बात करते हैं अगली, जीवन विस्तृति विकास। ठीक है, फिर इसमें अभिलक्षण आ गया, विकासात्मक कार्य आ गए, जीवन विस्तृति के प्रमुख चरणों में मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य का संवर्धन। ठीक है, तो ये आपका 4th चैप्टर में दिया हुआ है काफ़ी अच्छे से। फिर अगला आता है संवेदन, अवधान और प्रत्यक्षण, मीन्स सेंसेशन, अटेंशन एंड परसेप्शन। तो ये काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अटेंशन जो है, आप इस चैनल को देख रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं अटेंशन आपने लिया कि साइकोवायस नाम की कोई चिड़िया, कोई बाज उड़ रहा है, तो आपने यहाँ अटेंशन दिया। ठीक है, अवधान दिया, मतलब आपने यहाँ ध्यान दिया, तभी ना आप ये वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह सेंसेशन जो होता है, सीमा की संकल्पना, निरपेक्ष एवं न्यूनतम बोध भेद देहली। ठीक है, अब ये सब तो आपको किताबों में दिया है, लेकिन आपको जो मैं बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से वो ये है कि हिंदी के द्वारा भी साइकोलॉजी में कमाल किया जा सकता है। ठीक है, तो आप तो ये 5th चैप्टर में एनसीईआरटी में काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, और कोई दिक्कत होती है तो साइको आईएएस तो है ही। ठीक है, और इसमें जो आप देख रहे हैं अतीन्द्रिय प्रत्यक्षण, संस्कृति एवं प्रत्यक्षण, अवसीम प्रत्यक्षण, तो ये जो परसेप्शन की बात की गई है कि आप किस तरह से चीज़ को लेते हैं। ठीक है, जैसे आपको कोई बोलेगा कि ये चीज़ फ्री में मिल रही है, तो आप उसको अलग तरीके से आपका परसेप्शन डेवलप हो सकता है उस चीज़ को लेके। प्रत्यक्षण, अब काफ़ी टेक्निकल टर्म हो जा रही है प्रत्यक्षण, आप भी समझ रहे होंगे, लेकिन जो परसीव करते हैं हम, ठीक है, कि अगर कोई जानवर हमको दिख रहा है तो क्या वो ख़तरनाक है, क्या वो बिल्ली है तो पालतू है, या उस तरह से जो हम परसीव करते हैं उसकी बात हो रही है। ठीक है, फिर आता है अधिगम, अधिगम की संकल्पना तथा सिद्धांत, व्यवहारवादी, गेस्टाल्टवादी एवं सूचना प्रक्रमण मॉडल। तो ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जहाँ पर भी स्ट्रक्चरलिस्ट की बात आएगी, गेस्टालिस्ट की बात आएगी, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर इसमें विलोप है, विभेद एवं सामान्यीकरण की प्रक्रियाएं, प्रकार एवं सारणियाँ, पलायन, परिहार एवं दंड, प्रतिरूपण एवं सामाजिक अधिगम। तो ये अधिगम करना ज़रूरी है। ठीक है, और फिर आता है स्मृति, बहुत 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 ज़रूरी, बहुत इम्पोर्टेंट, अत्यावश्यक है ये स्मृति। स्मृति मतलब संकेतन एवं स्मरण किस तरह से काम करती है। मेन 3 मॉडल जो इसका स्टेज मॉडल है, देखिए आप इंग्लिश में पूछेंगे तो थोड़ी सी आसानी होती है बताने में, लेकिन हिंदी के टेक्निकल टर्म्स उतने पढ़े नहीं हैं इसलिए, लेकिन हाँ इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको बताया जाएगा तो वो बिल्कुल आपको मदद की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मल्टी स्टोर मॉडल जो है, प्रक्रमण के स्तर, अनुसरण स्मृति, जो STM LTM होता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, गजनी पिक्चर आपने देखी होगी, है ना, तो वहाँ सब मेमोरी का खेल है, और आपको भी ये एग्ज़ाम निकालने में मेमोरी बहुत काम आएगी। ठीक है, तो ये है आपका 7वां पॉइंट, स्मृति। फिर अगला आता है चिंतन एवं समस्या समाधान। इसमें पियागेट्स का जो बात की गई है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, संकल्पना निर्माण प्रक्रम, है ना, इनकी बात की गई है, तो आपको इनको देखना होगा। अभिनव प्रवृत्तियाँ, फिर आता है अभिप्रेरण तथा संवेग, अभिप्रेरण संयोग के मनोवैज्ञानिक एवं शरीर क्रियात्मक आधार, अभिप्रेरण तथा संवेग का मापन, अभिप्रेरण एवं संवेग का व्यवहार पर प्रभाव, बाह्य एवं अंतरन अभिप्रेरण, अंतर अभिप्रेरण को प्रभावित करने वाले कारक, संवेगात्मक सक्षमता एवं संबंधित मुद्दे। तो ये देखिए अब तो काफ़ी टेक्निकल हो रहा है ये अभिप्रेरण, और ये तो आपको किताब से ही पढ़ना होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो चिंतन एवं समस्या समाधान था, ये मेरे ख्याल से थिंकिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली जो बात है
वो ये बात हो रही है, ये आपका दिया हुआ है एनसीईआरटी पे, घबराने की ज़रूरत नहीं है। पेपर 1 एनसीईआरटी में पूरा तरह से दिया हुआ है, लगभग लगभग सिर्फ सेकंड और थर्ड पॉइंट छोड़ के सभी टॉपिक आपको दिए हुए हैं, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। फिर आती है बात बुद्धि एवं अभिक्षमता की, यानी इंटेलिजेंस, 12th एनसीईआरटी में दिया हुआ है। देखिए थोड़ा सा हम टेक्निकल में आपको उतना मदद नहीं कर सकते कि अब जैसे आपने पिछली बार देखा कि ये संवेग और अभिप्रेरण थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन इंग्लिश में अगर मालूम पड़ता है कि ये क्या है तो फिर इजी हो जाती है चीज़ें, ठीक है, क्योंकि मीडियम हमारा इंग्लिश है, था, है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। बुद्धि एवं अभिक्षमता, आपको दिख रहा है स्क्रीन पर कि इसकी संकल्पना, मतलब इंटेलिजेंस क्या है, बुद्धि का स्वरूप, इंटेलिजेंस की जो सिद्धांत हैं, स्पीयरमैन का सिद्धांत है, थर्स्टन का सिद्धांत है, गलफोर्ड बर्नान का सिद्धांत है। तो ये जो सारे सिद्धांत हैं, जेपी दास का सिद्धांत है, इंपॉर्टेंट है जेपी दास जी, क्योंकि भारत के हैं और काम आते हैं हमारे पेपर में, ठीक है। और संवेगात्मक बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, मीन्स इंटेलिजेंस की बात की गई है। और ये चैप्टर इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि आपका एक सवाल एथिक्स में आता ही आता है, किसके ऊपर, इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर, ठीक है। तो वो तो आपको करना ही करना है। फिर इसमें आपको एक हमारे चैनल पे वीडियो डाला हुआ है तरल बुद्धि एवं क्रिस्टलित बुद्धि का, फ्लूइड इंटेलिजेंस एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस के ऊपर, तो वो आप देख सकते हैं, ठीक है। बुद्धि का मापन कैसे, इसको मेजरमेंट करते हैं, टी टेस्ट होता है, सी टेस्ट होता है, और कौन कौन सी स्केल पे टेस्ट होता है, वो सब बात की गई है। फिर आती है व्यक्तित्व, 12th एनसीईआरटी में दिया हुआ है पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व की संकल्पना तथा परिभाषा, व्यक्तित्व के सिद्धांत, व्यक्तित्व का मापन, व्यक्तित्व के प्रति भारतीय दृष्टिकोण, पर्सनैलिटी भारत के प्रक्षेप में, और जो बिग 5 फैक्टर सिद्धांत है पर्सनैलिटी का उसके बारे में, और विभिन्न परंपराओं में स्व का बोध, राइट, स्व मतलब सेल्फ, हम सेल्फ की जो परिभाषा देते हैं उसकी बात की गई है कि हर परंपराओं में, जापान में कैसे अलग होगा, इंडिया में कैसे अलग होगा, अमेरिका और यूरोप में कैसे अलग होगा हमारा सेल्फ यानी स्व, उसकी बात की गई है। फिर आता है अभिवृत्तियाँ, मूल्य एवं अभिरुचियाँ, ठीक है। तो काफ़ी टेक्निकल हो गया है लेकिन प्रयास करेंगे। अभिवृत्तियों, मूल्यों, HIA, एटीट्यूड्स, वैल्यूज़ की बात की गई है इसमें, है ना। तो ये भी आपके एथिक्स पेपर 4 में आता ही आता है भाइयों और बहनों, तो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। एक सवाल तो एटीट्यूड पे रहता ही रहता है, तो एटीट्यूड की बात है, आप कैसे इसको डेवलप होता है, क्या बदलाव हो सकते हैं, और फिर हर परंपराओं में कैसे चीज़ें होती हैं। गुणारोप का जो सिद्धांत है, अभिनव प्रवृत्तियाँ जो हैं, है ना, और रूढ़ धारणाओं एवं पूर्वाग्रहों का निर्माण, राइट, कि आपको जब मालूम पड़ता है कि अगर आपने बचपन में देखा होगा कोई दारू पीता है, थोड़ा सा भाषा पे गौर करिएगा, कि अगर कोई शराब पीता है तो आपके मन में एक धारणा बन जाती है कि आदमी ख़राब होगा, ठीक है। आप कुछ इस तरह से उसको देखते हैं कि वो आदमी ख़राब ही होगा। ये आपके जो समाज में मूल्य बना दिए हैं, वैल्यू, उस तरह से भले ही वो इंसान कितना अच्छा हो, कितना ही ज्ञानी क्यों ना हो, लेकिन आपको क्या लगता है कि वो आदमी ख़राब है ना। तो ये सब अलग अलग चीज़ पे डिपेंड करता है, जनरली ऐसा देखा जाता है कि बच्चों में ये चीज़ विकसित हो जाती है ना, ठीक है। फिर आते हैं भाषा एवं संज्ञापन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्किनर चॉम्स्की का जो सिद्धांत है भाषा को लेके, और प्रभावपूर्ण संज्ञापन एवं प्रशिक्षण, संज्ञापन की प्रक्रिया एवं प्रकार, इसमें एक है आपका क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो, यानी जिसमें बताया गया है कि किस तरह बच्चे एक उम्र के बाद भाषा सीखना कितना डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। भाषा एवं संज्ञापन में भाषा के गुण कैसे होते हैं, कैसे इसका स्ट्रक्चर होता है, 6 पार्ट में होता है, इसमें निमोनिक बनाया हमने रैप CCD, है ना, CCD नहीं CDD, ठीक है। तो उसकी बात की गई है भाषा एवं संज्ञापन के लिए। फिर आपका आता है आधुनिक समकालीन मनोविज्ञान में मुद्दे एवं परिप्रेक्ष्य। अब भाई आधुनिक में क्या है, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, महंगाई जाएगी, खुशहाली आएगी, खुशहाली आएगी की जगह जाएगी छप गया था, है ना, ठीक है। और कृत्रिम बुद्धि, या जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बताया आपको, साइबरनेटिक्स, साइबरनेटिक्स, है ना, चेतना, नींद, जागरण कार्यक्रमों का अध्ययन। बेसिकली इससे उतना सवाल नहीं बनता है, लेकिन फिर भी हाँ, थोड़ा बहुत एक नज़र आपको मारना ज़रूरी है। इसको आप नेट पे सर्च करेंगे ईजिली मिल जाएगा, और थोड़ा समय वेट करेंगे तो हमारे चैनल पे भी आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये था आपका पेपर 1, ये है आपका पेपर 1। और अगले वीडियो में हम देखेंगे पेपर 2 की चर्चा करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, बोर करेगा तो कोई मतलब नहीं है आपको भी और मेरे लिए भी, है ना। आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि देखिए हिंदी मीडियम के लिए अभी पेपर 2 के लिए तो बुक नहीं है, लेकिन बहुत जल्द हो सकता है कि हमारे ही चैनल से आपको बुक देखने मिले।
थोड़ा सस्पेंस में रहिए, सरप्राइज़ रहिए। लेकिन हो सकता है कि आपको हिंदी मीडियम के लिए बुक हमारे चैनल से देखने को मिले। 2022 वालों के लिए मुश्किल है, लेकिन 23-24 वाले जो साइकोलॉजी प्रिपेयर कर रहे हैं उनको ज़रूर मिल सकती है। इनफैक्ट नोट्स तो मिल ही सकते हैं उनको 22-23 वालों को। ठीक है, तो आपने आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए हमारा फटाक से। टेलीग्राम चैनल है साइको IAS, है ना। बाकी बातें वहीं पर। धन्यवाद।